हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम इस्लामिक देश होते हैं जहां बाकी धर्मों को बराबर इज्जत दी जाती है, और ऐसा जिस भी देश में होता है ना, वो लगातार डेवलपमेंट के रास्ते पर होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही देश के बारे में बताने वाले हैं जो पहले तो था बहुत गरीब, लेकिन एक राजा ने उसकी किस्मत पलट दी। और वो राजा नियम का इतना पक्का था कि उसने केवल एक ही बार अपना प्रोटोकॉल तोड़ा, और वो भी एक भारतीय के लिए। तो कौन था वो भारतीय, और कभी ना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले राजा ने क्यों उसके लिए ऐसा किया? इन सभी सवालों के जवाब के साथ आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाएंगे। साथ ही साथ आपको इस देश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसके बाद आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। लेकिन इन सब के लिए आपको वीडियो में एंड तक खूंटा गाड़ के बैठना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये देश है ओमान। चलिए चलते हैं एक साथ बहुत ही खूबसूरत देश ओमान के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ वही वाला बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है और इसको आधिकारिक रूप से सल्तनत ऑफ ओमान के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम सीमा पर 3 देश हैं। उत्तर पश्चिम में यूनाइटेड अरब अमीरात, पश्चिम में सऊदी अरब और दक्षिण पश्चिम में यमन है। साथ ही उत्तर में ओमान की खाड़ी है और ये उत्तर पूर्व और दक्षिण तीनों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। ओमान का क्षेत्रफल 3,09,501 वर्ग किलोमीटर है और देश की कुल जनसंख्या लगभग 45 लाख के आसपास है। यहाँ के 88% लोग शहरों में रहते हैं और मात्र 12% लोग ही गाँवों में रहते हैं। ओमान की राजधानी शहर है मस्कट। मस्कट का नाम तो आपने बहुत ही सुना होगा, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ अरेबियन भाषा का प्रचलन है, जो देश की आधिकारिक भाषा है। हालांकि अंग्रेजी भी यहाँ पे काफी बोली जाती है और समझी भी जाती है। दोस्तों, इस देश के बारे में सबसे खास बात पता है क्या है? वो ये है कि 7वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही ओमान में इस्लाम का आगमन हो गया था और यहाँ की इतिहास क्रांति और जीत की कहानियों से भरी पड़ी है यार। साल 1508 से 1648 तक यहाँ पर पुर्तगालियों के उपनिवेश थे और ये उपनिवेश वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज करने के बाद समुद्री रास्तों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। फिर पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो जाने के बाद पुर्तगालियों को यहाँ से वापस जाना पड़ा और इसके बाद ओमानियों ने पूर्वी अफ्रीकी तट से भी पुर्तगालियों को मार भगाया। दोस्तों, ओमान के मूल कानून वहाँ की इस्लामिक परंपरा पर आधारित है और इसके अनुसार इस्लाम राजकीय धर्म है और इस्लामी कानून यानी कि शरीयत ही कानून का स्रोत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बाकी धर्मों के साथ कोई नाइंसाफी होती है। यहाँ धर्म पर आधारित भेदभाव पर रोक है और हर किसी को अपने धार्मिक संस्कारों की प्रैक्टिस करने की भरपूर आजादी है यार, और ऐसा करने से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित नहीं होती है। दोस्तों, ओमान में धर्म के नाम पर कभी भी दंगे फसाद बिल्कुल नहीं होते हैं यार, और ये सभी को साथ में लेकर चलने की रणनीति पर काम करता है और यही कारण है कि ओमान लगातार डेवलपमेंट के रास्ते पर है। ओमान के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और धर्म से उठकर बातें करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और वो लोग ज्यादातर किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के लोग छोटी मोटी बातों को लेकर बहस नहीं करते हैं और ना ही झगड़े करते हैं। ओमान में जो नियम बन जाता है ना, उसे सभी लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और इसी वजह से ओमान को दुनिया का सबसे अनुशासित देश माना जाता है। लेकिन ओमान में बहुत ही ना भयानक गर्मी पड़ती है और यही कारण है कि यहाँ पर दिन के समय कोई भी आउटडोर काम करना पसंद ही नहीं करता यार, संभव ही नहीं है ना। यहाँ ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, रोड बनाने जैसे काम रात में ही किए जाते हैं। ओमान में भारतीय हिंदुओं के समुदाय भी हैं। राजधानी शहर मस्कट में 2 हिंदू मंदिर हैं, जिनमें से एक 100 साल से भी अधिक पुराना है। ओमान में एक सिख समुदाय भी है। हालांकि यहाँ कोई परमानेंट गुरुद्वारा नहीं है, लेकिन कई छोटे छोटे गुरुद्वारों में अस्थायी शिविर मौजूद हैं और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, ओमान पहला ऐसा खाड़ी देश है जिसने भारत के साथ रक्षा संबंधों को ऑफिशियल किया है। दोनों देशों ने 2006 में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था और इसके ठीक बाद में एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन नेवी के पास ओमान में बर्थिंग अधिकार है, यानी कि इंडियन नेवी की शिप वहाँ ठहर सकती है। भारत और ओमान के रिश्ते नए नहीं है। दोनों देशों के बीच में ट्रेड का इतिहास हजारों साल पुराना है। ओमान में हुए पुरातात्विक उत्खनन के अनुसार 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत और ओमान के बीच व्यापार होता था और इसके बाद गुजरात और मालाबार तट पर मौजूद भारतीय राज्यों के साथ ओमान के संबंध थे। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान ओमान में एक राजनयिक प्रतिनिधि मंडल को भेजा था। ओमान में वर्तमान में 5 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं और ये ओमान का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। ओमान से भारतीय सालाना तकरीबन 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओमान के युवा हायर एजुकेशन के लिए भारत आते हैं। मेडिकल टूरिज्म का विस्तार होने से ओमान से भारत आने वालों की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों, एक समय था जब ओमान एक बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। उस समय इसके हालत बद से बदतर थे और इस देश के लोगों का रहन सहन अफ्रीका के देशों की तरह था। लोगों की बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती थी। लोगों के पास खाने को अन्न और पहनने को सही से कपड़ा ही नहीं था। रहने के लिए बड़ी आबादी के पास घर भी नहीं था और 23 जुलाई 1970 को एक कठिन समय में कबूस बिन सईद यहाँ के शासक बने और इसी सुल्तान ने ओमान देश को गरीबी से बाहर निकाला और दुनिया में एक अलग पहचान भी दी। 1970 तक इस देश में कोई होटल ही नहीं था, वहीं आज सैकड़ों होटल हैं और पर्यटन ओमान में एक प्रमुख उद्योग है। ओमान का पहला विश्वविद्यालय सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी 1986 में खोला गया। सुल्तान काबूस बिन सईद का निधन 10 जनवरी 2020 को हो गया, लेकिन दुनिया के सामने आज ओमान सिर उठाकर कहता है कि इसका श्रेय सुल्तान काबूस को जाता है। ओमान के लोग उन्हें यहाँ मसीहा के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, ओमान में हर किसी को युवा होने के बाद सरकार की ओर से जमीन का एक हिस्सा दिया जाता है और
इस जगह पर वो इंसान खुद का घर बना सकता है। अगर किसी की मंथली इनकम $1000 से कम है तो उन लोगों को सरकार की तरफ से घर दिया जाता है। दोस्तों, ओमान में महिलाओं को पूरी तरह से वोट देने की आजादी है और इस देश की महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सा लेने की पूरी छूट है भाई। इतना ही नहीं, यहाँ की कई सारी महिलाएं सेना में भी काम कर रही हैं। कुल मिलाकर ओमान की महिलाएं जितनी आजादी के साथ रहती है ना, उतना बहुत कम मुस्लिम देशों में रहती है। अगर आप ओमान में शराब खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। ओमानीज को शराब पर अपनी मंथली इनकम का 10% से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है। मतलब पेल की शराब नहीं पी सकते भाई। ओमान के लोगों को दुनिया के सबसे बड़े जहाज बिल्डरों के रूप में जाना जाता है और इस देश का पहला शहर बर्तनों के केंद्र के रूप में फेमस है। अगर आपको 3 महादेश के पक्षियों को एक जगह देखना हो तो बिना देरी के ओमान पहुंच जाइए। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के पक्षियों को ओमान में देखा जा सकता है। माउंटेन ड्यू ओमान में सबसे ज्यादा बिकने वाला बेवरेज है। और दोस्तों, काम करने के लिए ओमान एक बहुत ही अच्छी जगह है। इसका कारण है ओमान आयकर यानी कि इनकम टैक्स लेता ही नहीं है यार। हालांकि लोगों को अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के लिए देना होता है। वेल फ्रेंड्स, ओमान का बॉर्डर चूंकि साउथ में अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मछली पालन का बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ के लोग मछलियों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा होता है। ओमान के रेगिस्तान क्षेत्र में खजूर के पेड़ संजीवनी जैसे हैं और ये उतने समय तक जीवित रहते हैं जितनी की एक व्यक्ति की औसत आयु होती है। यहाँ सैकड़ों तरह के खजूर मिल जाते हैं और इन्हीं से स्वादिष्ट ओमानी हलवा भी बनता है। दोस्तों, ओमान के सुल्तान कबूस को एक ऐसे राजा के तौर पे जाना जाता है जिसने कभी किसी के लिए प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, लेकिन इतिहास में केवल एक ऐसा मौका आया जो सुल्तान ने कभी ना टूटने वाले प्रोटोकॉल को भी तोड़ दिया, और वो किसी और के लिए नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति के लिए तोड़ा। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार वो लकी प्रेसिडेंट था कौन जिसके लिए सुल्तान कबूस ने ऐसा किया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। अब चलिए आपको वो कहानी सुनाते हैं जब शंकर दयाल शर्मा का स्वागत खुद सुल्तान कबूस ने किया था। बात 1994 की है। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मस्कट गए थे। अब आमतौर पर सुल्तान का कोई मंत्री आकर उन्हें रिसीव करता है। ओमान के सुल्तान कभी किसी विदेशी मेहमान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं गए थे, लेकिन इस बार जैसे ही उन्हें पता चला कि भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ओमान आ रहे हैं, तो उन्होंने एयरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीव करने और उनका स्वागत करने का फैसला किया और उन्हें पिक करने के लिए ड्राइवर के साथ कार लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। अगर आप सोच रहे हैं कि वो भारत के राष्ट्रपति थे इसलिए सुल्तान ने ऐसा किया, तो आप गलत हैं। दरअसल सुल्तान कबूस ने बताया था कि वो इसलिए एयरपोर्ट गए थे क्योंकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उनके टीचर रह चुके थे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुल्तान कबूस ने भारत में पढ़ाई की थी और जिस समय वो भारत के पुणे में पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर शर्मा उनके प्रोफेसर थे। वाह क्या बात है दोस्तों। मैंने कहा था ना कि ये सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह, वाकई में दोस्तों गुरु के लिए ऐसा ही प्यार और इज्जत होनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाएं और किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं ओमान के उन खूबसूरत जगहों में जो आपकी ओमान यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ओमान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर मस्कट का सफर कराते हैं। दुबई से 3 घंटे की ड्राइव से या फिर मस्कट के लिए 1 घंटे की फ्लाइट से आप मुसंदम पहुंच सकते हैं। मुसंदम को अरब का नॉर्वे भी कहा जाता है। ये लाल पहाड़ों और नीले समुद्रों के बीच में बसा है जो एक उंगली की तरह दिखाई देता है और ये फारस की खाड़ी को ओमान के समुद्र से अलग करती है। मुसंदम के समुद्र तट पर कई खूबसूरत किले हैं जिन्हें पुर्तगालियों ने बनाया है। इस क्षेत्र की राजधानी खसाब है जिसके किले को शानदार म्यूजियम में बदल दिया गया है। यहाँ की परंपरागत ओमानी नाव पानी पर तैरती हुई लकड़ी के रथ जैसी दिखती है। इनमें गद्देदार कुशन और कालीन पड़े होते हैं जिससे कि लंबी क्रूज का आनंद लिया जा सकता है। इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब साफ नीले पानी में से डॉल्फिन उछल उछल कर आपकी नाव का पीछा करती है। चूँकि मुसंदम शहर के चारों तरफ पानी है, इसलिए ये समुद्री पक्षियों की कई सारी प्रजातियों को देखने का सबसे बेहतरीन जगह है। समुद्र के किनारे जो ऊंची ऊंची चट्टानें हैं ना, उन पर कॉर्मोरेंट पक्षी के बड़े बड़े झुंड अपने घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को दाना खिलाते हैं। दोस्तों, नॉर्दर्न ओमान में स्थित बहला शहर को सिटी ऑफ मैजिक कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों साल पुराने मिथ और सुपरस्टिशंस हैं जिसकी वजह से ये जादुई शहर कहा जाता है। बहला शहर में 13वीं शताब्दी का किला भी मौजूद है और ये ऐतिहासिक शहर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल है। अगर आप एकांत में अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं तो मसी राह चले जाइए। ये बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ हर साल 30,000 से अधिक कछुए अंडे देने के लिए तट पर आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ बंदरगाह भी है। अपनी ओमान यात्रा में आप मड विलेज मिसफत अल अबरियन जरूर जाइएगा। देश के मध्य भाग में स्थित ये गाँव बसे हुए दुर्लभ पुराने गाँवों में से एक है। यहाँ आपको नारंगी और भूरे रंग के विभिन्न रंगों में पत्थरों की इमारतें मिलेंगी और इसके अलावा ओमान के वहीवा सेट्स में आपको रेत के टीले दिखेंगे, लेकिन वो आपके लिए मन मोहने वाला होगा। वाकई में यार बड़ा खूबसूरत लगता है। ये रेगिस्तान इलाका है जहाँ बेड़ू लोग रहते हैं और पर्यटक यहाँ खाना बदोश ओमानी संस्कृति का स्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, भारत से ओमान जाना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, एक बार वीजा मिलने के बाद आप 2.5 से 3 घंटे की यात्रा में ओमान पहुँच सकते हैं। फ्लाइट के टिकट का औसत प्राइस 15,000 रुपए के आसपास है और भारत से ओमान के मस्कट और सलालाह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा है। तो बिना किसी देरी के निकल जाइए ओमान के सैर पर और ओमान में ओमानी रियल करेंसी के तौर पे चलता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत रेत का देश ओमान। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।
हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको ओमान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हो ओमान, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यार, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।